हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोगों ने इस वीक स्टार्ट किया है क्लास ट्वेल्थ मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं असर्शन रीजन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चंस होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी उन बच्चों के लिए जिनको सेक्शन ए में प्रॉब्लम होती है। और ये ज्यादातर बच्चों में देखा गया है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, उनको भी जो प्रॉब्लम होती है वो सेक्शन ए में होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और असर्शन रीजन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऐसा देखने को मिला है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर 600-700 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे, एक मोटा सा रजिस्टर बना लो जिसमें आप रोज के रोज, यानी जब भी मैं ये क्लास कराऊंगा उसके 20 क्वेश्चंस आप नोट करोगे। फिलहाल ये क्लास रिकॉर्डेड तुमको मिलेगी, लेकिन जैसे ही मैं टाइम शेड्यूल अपना प्रॉपर मैनेज कर पाऊंगा तो हो सकता है लाइव कराने लगूं। ठीक है, तो लाइव स्टार्ट हो जाएगा तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया करोगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो सेक्शन ए होगा 20 मार्क्स का, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा, हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है, तो तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन हुआ करेगा पर डे बेसिस पे। जब आप 20 डिफरेंट क्वेश्चंस लगाओगे अलग अलग टॉपिक के, तो हर टॉपिक का तुम्हारे लिए रिवीजन भी होता रहेगा। इसलिए ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए भी। और जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं, उनसे भी शेयर कर सकते हो ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का। हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं, एक कर चुके हैं, ये दूसरा है। इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3 by 3 स्केलर मैट्रिक्स। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है ना, स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपको पता है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है तो क्वेश्चन बिल्कुल हल्का है। इज 9 देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। अब आप समझो, स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं मैट्रिक्स बना के नहीं दिखाना चाह रहा हूं, बस तुम समझ जाओ कि अगर तुम्हें स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता होगी तो तुम जान जाओगे कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जीरो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, ऐसे समझो, ये डायगोनल एलिमेंट होंगे और सेम डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स का एक भी एलिमेंट अगर किसी का जीरो हो जाए तो प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, इसका जो सम दे रखा है वो 9 दे रखा है, ये सारी बातें इररिलेवेंट है इस क्वेश्चन में। सीधी सी बात ये है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है तो इसमें एक ना एक एलिमेंट, यानी डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और प्रोडक्ट में अगर एक भी जीरो आ गया तो आंसर को जीरो कर देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एफ इज सच दैट आर पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर दे रखा है आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, यानी इसमें नॉन निगेटिव रियल नंबर्स है, निगेटिव को छोड़ दो बाकी सब है। ठीक है, और इट गोज टू -5 to infinity बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x-5। अब देखो, बताना है कि ये भाई 1-1 है या फिर ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो 1-1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो बाइजेक्टिव होता है, या फिर दोनों नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। 1-1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, fx1 को fx2 के इक्वल करते हैं। यानी 1-1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। और अगर हम लोग ये प्रूव कर ले गए कि x1 और x2 बराबर है तो ये फंक्शन मेरा 1-1 हो जाता है। यानी इसको लेने के बाद फाइनली हम इस रिजल्ट पर अगर पहुंच गए कि x1 और x2 बराबर है तो हम कहते हैं 1-1 है। और 1-1 लास्ट लेक्चर में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 1-1 में क्या होना चाहिए। जैसे इस तरीके से तुम्हारे पास, ठीक है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, दो सेट है, तो इसके हर एक एलिमेंट का जो कि डोमेन है, ये तुम्हारा कोडोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसकी मैपिंग, जब इसकी मैपिंग होगी तो इसके हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए, तो इसको 1-1 बोला जाता है। प्रूफ करने का तरीका ये है, तो हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। तो 9x² को हम 9x1 का स्क्वायर लिख देंगे, 6x1 लिख देंगे, और उसके बाद यहां पर कितना है, -5। x2 में हम क्या करेंगे, 9x2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6x2 कर देंगे -5। ये -5 ये -5 कैंसिल हो जाएगा। पूरा मटेरियल अगर आप एक तरफ शिफ्ट करोगे तो 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको लिया, फिर 6x1 और इसमें से इसको ले आओ -6x2 इक्वल टू में हो जाएगा 0।
अब जरा तुम यार ध्यान से देखो, यहां से 9 कॉमन हो सकता है तो यहां बचेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहां पर 6 कॉमन होगा तो यहां x1 माइनस x2 बराबर 0 हो जाएगा। आप देखो x1, अच्छा 3 से मैं यहां पर डिवाइड कर दूं तो यहां पर 3, यहां पर 2 बच जाएगा। x1 x2 देखो कॉमन हो सकता है, x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 को मैं ले लूंगा बाहर, ठीक है। तो यहां पर क्या बच जाएगा, देखो यहां पर बचेगा 9, ब्रैकेट में क्या बचेगा x1, देखो ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है, यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसमें से a माइनस b गया है तो a प्लस b बचना चाहिए, क्यों आया ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। मैंने a माइनस बी को बाहर निकाल लिया, a प्लस बी बच गया, यहां से ये चला गया तो प्लस 6 बच गया और इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब क्या हो सकता है, दो फैक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, तो या तो ये 0 के बराबर होगा तो आंसर 0 आ रहा है, या तो ये 0 के बराबर होगा। तो पहले हम x1 माइनस x2 को 0 के बराबर रख लेते हैं, x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2, ये तो मिल गया। चलो दूसरे वाले से बात चेक करते हैं भाई, इसको अभी फिलहाल मैं हटा दे रहा हूं। ये देखो, या फिर 9x1 और मैं इंटू सीधे कर दे रहा हूं, 9x1 वन जा 9x1 प्लस 9x2 प्लस में कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। 3 से अगर कट भी कर दो, या कट करने का कोई मतलब तो है नहीं, छोड़ो मैं नहीं कट कर रहा हूं, x1 प्लस x2, और एक काम करो प्लस 6 को इधर ले आओ तो ये माइनस 6 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो x1 x2 है ये वैल्यू कहां से आएगी, डोमेन से आएगी, और डोमेन मेरा कैसा है, ध्यान से देखो डोमेन मेरा कैसा है, नॉन निगेटिव नंबर है, इसके पास निगेटिव नंबर तो है नहीं। और अगर मैं यहां पर कुछ भी पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर रखूंगा तो मेरा आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो, ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये x1 x2 डोमेन में से क्या है, नॉन निगेटिव वैल्यूज हैं, इनको जोड़ने पर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो ये तो कट हो गया। x1 बराबर x2, ये रिजल्ट मुझे मिल गया, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा 1 1 तो हो गया। लेकिन 1 1 को नहीं मार्क करना है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ऑन टू तो नहीं है। तो भाई थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां से स्टार्ट करूं थोड़ा, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेंगे लेट फॉर ऑन टू, हम लोग करेंगे इसको लेट करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर कितना ले लेंगे, y ले लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा करो कि इस पूरे को y के टर्म में सेट करना है, किसके टर्म में सेट करना है, y के टर्म में तुमको सेट करना है। तो एक काम करो यार, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे, 9x का मतलब कितना 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख दो, देखो 6x को मैंने लिख दिया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab, अगर इसको b स्क्वायर और मिल जाए तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने 1 अपनी मर्जी से ऐड किया है तो 1 अपनी मर्जी से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। -5 पहले से था, -1 और हुआ तो -6 हो गया। क्या यहां तक बात समझ में आई, ये पूरा बन गया परफेक्ट स्क्वायर, किसका 3x प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर, -6 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा y प्लस 6, समझ में आ रहा है। यहां पर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा रूट और प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर का आंसर प्लस माइनस दोनों होता है। +1 को उधर ले जाओ तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6, और ये 3 यहां पर इंटू कर रहा है तो इधर जाकर क्या करेगा, बोलो डिवाइड, तो x बराबर इतना मिल जाएगा, ठीक है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब समझो यहां पर y की वैल्यूज डालने पर मुझे x मिलना चाहिए, यानी y की हर वैल्यू के लिए मुझे x मिलना चाहिए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ये जो कोडोमेन है इसके हर एक एलिमेंट की किसी ना किसी से मैपिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब समझो यहां पर अगर मैं यहां पर माइनस ले लूंगा ना, ये माइनस ले लूंगा तो ये माइनस माइनस माइनस, भाई माइनस माइनस होगा तो एडिशन होगा, आंसर में क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, तो इस केस में आंसर निगेटिव आ जाएगा। जबकि x मुझे जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है, तो माइनस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो सिर्फ प्लस वाले की वैल्यू आएगी। क्यों नहीं किया जाएगा माइनस वाले को कंसीडर, ये मैंने बता दिया,
क्योंकि जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं बता रहा हूं कि यहां पर तुमने y देखो -5 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर तुम ले सकते हो। मान लो यहां पर मैंने ले लिया कोई ऐसा नंबर लेता हूं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जैसे मैंने 3 ले लिया, 3 और 6 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, -1 -3 -4 हो गया, तो x की वैल्यू -4/3 आई। जबकि भाई माइनस तो इधर है ही नहीं ना मेरे डोमेन में, मेरे डोमेन में सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, और इस केस में हमेशा नेगेटिव आएगी, तो इसको तो छोड़ दो, पॉजिटिव वाले को देखो। अब पॉजिटिव में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू डालकर देख लो। अगर यहां पर मैं -5 को रखकर चेक करूं, किसको, -5 को, तो यार देखो x ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -5 जब यहां पे रखोगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 बराबर 0 आ जाएगा। इस बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और -5 से जब राइट में चलोगे तो सारी वैल्यू बड़ी ही आएंगी, तो आंसर अब जो भी आगे आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा, 0 से छोटा आंसर नहीं आ सकता है। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और 0 क्या है, 0 एक नॉन निगेटिव रियल नंबर है। 0 क्या है, एक नॉन निगेटिव रियल नंबर है, निगेटिव तो है नहीं, मतलब इसकी इमेज इधर एग्जिस्ट करेगी, और इसके आगे जितने भी नंबर्स तुम यहां पर y की जगह पर पुट करोगे उन सब के लिए एक पॉजिटिव x यहां पर मौजूद होगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा। और जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो हम कहते हैं भाई ये फंक्शन कैसा हो गया है, बाइजेक्टिव हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो इसका डिटर्मिनेंट के एबीसी के बराबर है, के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल्दी हम लोग चलेंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से डिटर्मिनेंट निकालो। सबसे पहले देखो यहां -a b -b b c -c बराबर के ए बी सी। देखिए लिखना मत एग्जाम में, यहां से a को बाहर करो, यहां से b को बाहर करो, इस कॉलम से c को बाहर करो। यहां से a बाहर गया, -1 1 1 बचा, यहां से b बाहर गया 1 -1 1 बचा, यहां से c बाहर गया 1 1 -1 बचा। इसका डिटर्मिनेंट तुम्हें फाइंड करना है, बराबर के ए बी सी। एबीसी तो गया, के की वैल्यू किसके बराबर है, इसके डिटर्मिनेंट यानी इस वैल्यू के बराबर है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, एक्सपैंड कर दो किसी वही के की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले -1, तो मैंने -1 ले लिया, -1 लिया, -1 इंटू -1 1, और 1 इंटू 1 1, 1 -1 हो जाएगा ये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? भाई इसको इंटू किया, माइनस लगा के इन दोनों को इंटू किया, डिटर्मिनेंट निकालना आता है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट टर्म उठाया -1, जब -1 ये वाला उठाया, देखो 1 है लेकिन दूसरे टर्म में माइनस लग जाता है ना जब इस वाली रो के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। 1 इंटू -1 -1, फिर माइनस लगा दो, 1 इंटू 1 1, उसके बाद थर्ड वाला टर्म आ जाओ, कितना है ये, 1 है। ठीक है, ये 1 हो गया, तो 1 1 जा कितना है, देखो 1, फिर माइनस लगा दो, 1 इंटू -1 एक माइनस यहां पहले से था तो हो गया ये तुम्हारा +1, ये हो गया तुम्हारा क्या, +1। 1 -1 0, खत्म हो गया। देखो -1 -1 कितना हो जाएगा, -2, -2 -1 से इंटू करेगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 1 2, 2 1 कम 2, 2 और 2 मिलके हो गया 4, तो के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3। बोलो क्लियर होता जा रहा है कि नहीं? नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स एफ एक्स, और यहां पर ये दे रखा है देखो फंक्शन। अब यार देखो डिसकंटिन्यूटी चेक करना तुमको पता है कहां पे चेक करेंगे। जनरली ये -3 से छोटे के लिए -x+3 हो जाएगा। मॉड फंक्शन के बारे में आप जानते हो, मॉड्यूलस के बारे में, कि इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं मॉड x को। ये -x होगा इसके लिए, ठीक है, x जब 0 से छोटा होता है तो ये हो जाएगा, और x हो जाएगा इस केस में, इस तरीके से ओपन होता है। तो ये जो x+3 है, जब -3 के लेफ्ट में जाएंगे तो ये -x+3 की तरह काम करेगा। ठीक है, कब, इसके लिए। और ये हो गया -2x, x जब -3 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, और x जब 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा तो ये होगा। जनरली जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मुझे चेक कहां पे करना है, जहां पर देखो एक तो -3 और 3, दो जगह पर मुझे चेक करना है बस।
बाकी जगह ये कॉन्टिन्यूअस होगा। -3 पे चेक करो, तो अगर मैं -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो -3 से छोटा यानी यहां पे पुट करूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे पुट करूंगा तो माइनस पहले से है, एक्स की जगह माइनस पहले से है, एक्स की जगह -3 + 3 करूंगा, -3 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी कहां पर? x इज इक्वल टू -3 पे। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं या फिर x इज इक्वल टू 3 पे निकाल लूं, नहीं -3 पे, ठीक है, तो -3 इक्वल टू पर भी इसी में रख सकते हैं, वही आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, यानी जब वैल्यू -3 से बड़ी हो, -3 से अगर बड़ी हो तो -2x, ये इस वाले में रखा जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट इस पे चेक कर रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा -2x -2 इंटू -3, तो ये 6 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, और इक्वल भी यहीं पे दे रखा है, तीनों बराबर हो गए तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। -3 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब कहां पे चेक करेंगे? 3 पे चेक करेंगे। 3 से छोटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे पुट करेंगे, तो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -6। राइट हैंड लिमिट यहां पे चेक करेंगे तो 6x + 2 में जब पुट करोगे तो 6 इंटू 3 + 2 18 + 2 20 हो जाएगा। दिख रहा है ना, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, -3 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। एक पॉइंट तुम्हें मिलेगा बस, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे कितने? 1। नहीं क्लियर है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो। और आई होप तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ - 3x² + 12x - 18 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। चलो भाई, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसके लिए हम लोग सबसे पहले डेरिवेट कर देते हैं फंक्शन को, यानी उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में 0 से बड़ा है तो हम कहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटरवल में 0 से छोटा हो जा रहा है तो हम कह देंगे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर है बात? सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डेरिवेट, यानी f' निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। x³ हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3x², -3x² का डेरिवेटिव 6x, भाई 2 आगे आ जाएगा, 12x का 12। आई होप तुम्हें डेरिवेट करना आता हो। ये हो गया। अब मुझे देखना है कि भाई ये वैल्यू क्या मेरी 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, यानी इस इंटरवल में। कौन से? R वाले इंटरवल में। चलो भाई देख लेते हैं क्या किया जाए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, कैसे हम लोग बताएं कि भाई ये क्या है, एक x³ तुम्हारा 3x² - 6x + 12, कैसे बताया जाए कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? बोलो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। सबसे पहले आप एक काम करो, 3 को निकाल कर करो बाहर, x² - 2x है ना, और प्लस में हो जाएगा 4। इसको देखो जरा परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं? 3, ये देखो x² है, ये -2x है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं x² 2 इंटू x इंटू 1। अब बताओ, a² हो गया, -2ab हो गया, अगर इसको b² मिल जाए, क्या मिल जाए? b², तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दूं, यानी 1। ये हो गया a² -2ab + b²। मैंने अपनी मर्जी से 1 ऐड किया है, तो अपनी मर्जी से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, या ऐसे कह लो कि मेरे पास तो यहां प्लस में 4 था ही ना, तो एक इसको दे दिया, 3 मैंने बचा लिया अलग। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक इसको क्यों दिया? ताकि पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये हो गया 3, ये a² -2ab + b² यानी x - 1 का स्क्वायर बन गया, और प्लस में यहां कितना आ गया? 3, ये बन गया। अब आप यार मुझे एक बात बताओ, ये जो x - 1 का स्क्वायर होगा ये हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा, कहो हाँ या ना? 0 से बड़ा होगा कि नहीं? x - 1 का स्क्वायर 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। स्क्वायर वैसे भी क्या होता है? हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। x - 1 का स्क्वायर होगा तो 0 से बड़ा ही हो जाएगा, या 0 के बराबर भी कह सकते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे? +3 ऐड कर दो दोनों तरफ, तब भी 0 से तो आंसर बड़ा ही आएगा, क्योंकि इधर भी 3 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? उसके बाद अगर मैं 3 से इंटू कर दूं, इसको 3 से इंटू कर दो भाई, इसको इस पूरे को, ठीक है, तो कुल मिला के आंसर 9 से बड़ा है यार, 0 से तो बड़ा होना ही होना है इसको। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये फंक्शन 0 से, इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो बिकॉज f'
इज ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। 0 टू पाई बाई 2 जाना है, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली प्रॉपर्टी बेस्ड। आंसर कितना आएगा? 0। कहा गया? ऑप्शन बी 0 आ जाएगा। कैसे आएगा 0? बहुत ध्यान से देखो। एक प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर मुझे जाना है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो ये बराबर होता है अगर मैं एफ ए माइनस एक्स कर दूं डी एक्स के। ये प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन तुमको मिलता ही मिलता है। तो अब मुझे क्या करना है, यही प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी है। तो i इज इक्वल टू, मैंने इसको i मान लिया, लेट 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ये वाली जरा यूज करो। 0 से पाई बाई 2, तो साइन एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉज एक्स, अरे भाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो गया डी एक्स इक्वल टू, देखो जरा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है कि नहीं, तो ये कितना हो गया, 0 से पाई बाई 2 कॉज एक्स माइनस कॉज 90 माइनस एक्स, साइन एक्स ही तो होता है, ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस फिर साइन 90 माइनस एक्स कॉज एक्स, कॉज 90 माइनस एक्स साइन एक्स, ये आ गया। इसको तुम ले लो 1, इसको ले लो तुम 2, दोनों को ऐड कर दो, i प्लस आई कितना हो गया 2i। अब मुझे यार ये बताओ 0 से पाई बाई 2, जब इन दोनों को ऐड करोगे i और i, लेफ्ट हैंड तो जुड़ गया 2i हो गया, जब इसको ऐड करोगे तो यहां ध्यान से देखना, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, यहां साइन एक्स मिलेगा, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मुझे सिंपली न्यूमरेटर में एडिशन कर देना है। साइन एक्स इस वाले साइन एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस कॉज इस वाले से इंटू मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0, 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स से इंटू करोगे मतलब डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन पे क्या लिमिट लगाओगे, आंसर 0 ही आना है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to function of x and y will not be homogeneous। होमोजीनियस में क्या होता है यार, देखो बेसिकली अगर होमोजीनियस है तो फंक्शन जो एक्स वाई होता है, फंक्शन जो होता है एफ एक्स वाई, अगर ये बराबर आ जाए किसके, लेमडा की पावर 0 एफ एक्स वाई के, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन होमोजीनियस है। दूसरा एक चेक करने का हमेशा तरीका देखना, डिग्री सेम होनी चाहिए ऊपर और नीचे दोनों। फंक्शन में ऊपर नीचे डिग्री क्या हो जानी चाहिए, सेम। अगर डिग्री सेम हो गई तो वो फंक्शन होमोजीनियस है। जैसे यहां पे समझो y की पावर 1 x की पावर 1, ये होमोजीनियस होगा, तो ऑप्शन बी तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि विल नॉट भी पूछा है कि कब नहीं होगा होमोजीनियस। यहां पर देखो x की पावर 2 डिग्री 2 है, y की पावर 2 डिग्री 2 है, एक्स वाई, एक्स की पावर 1 y की पावर 1 जुड़ गई, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसका मतलब सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये होमोजीनियस है। हम लोग बार बार रख के चेक नहीं करेंगे। कॉज स्क्वायर एक्स बाई वाई, ध्यान से देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा लेमडा कट गया, या कह रहे हो लेमडा की पावर 0, तो ये भी क्या हो गया। और यहां देखो एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 डिग्री सेम है, होमोजीनियस। एक ही ऑप्शन बचा जो कि क्या होगा, नॉट होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस फंक्शन तुम्हारा नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इसी तरीके से तुम्हें चेक करना होता है। फॉर एनी टू नंबर्स वेक्टर ए एंड फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, ये देखो ए डॉट बी, वेक्टर ए का जब बी से तुम करोगे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉज थीटा, ये आता है। ठीक है, इसमें कंपैरिजन करना है इसमें और इसमें। कॉस थीटा जो है ये बिलोंग करता है -1 से 1, जानते हो साइन और कॉस दोनों। मैक्सिमम वैल्यू कॉस की कितनी हो जाती है, 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो कॉस की अगर मैक्सिमम वैल्यू में यहां पर 1 पुट कर दूं,
कॉस की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितनी पुट कर दूं? अगर मैं 1 पुट कर दूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू बोला है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर यहां पर मैं 1 रख दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे मैक्सिमम के लिए। लेकिन वैल्यू हमेशा 1 तो रहेगी नहीं, उससे छोटी भी रहेगी, तो आंसर इसका छोटा भी आएगा। तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? इसके बराबर, ठीक है। और इससे यानी बाकी सारी वैल्यूज इससे छोटी रहेंगी। मेरी बात नहीं समझ में आ रही भाई? कॉस थीटा है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। जब कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बाकी सारे केस में तो छोटे ही रहेंगे ना, तो या तो इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे छोटा रहेगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है, यहां पर देख लो। या तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मैक्सिमम वैल्यू पे कॉस पहुंचेगा तो इसको बराबर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बताओ भाई, आप सबसे पहले यार क्या करो, मैं तुमको समझाने के लिए एक लाइन बना देता हूं यहां पर, ये यहां से ले आता हूं। ये पॉइंट मान लो तुम्हारा P है, पॉइंट A से लेकर आना है ना, A से मान लो, ठीक है। ये A मान लो जिसके कोऑर्डिनेट है 0 1 2 इस पॉइंट के, ठीक है। और x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो y और z तो वहां पे 0 हो जाएंगे, तो लेमडा कॉमा 0 कॉमा 0, ठीक है। ये मैंने इसके पॉइंट्स मान लिए। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P, यानी ये फुट है, इसका क्या है? फुट है। ये अगर x एक्सिस है तो इसके कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे x एक्सिस के, लेमडा सॉरी वेक्टर फॉर्म में बदले तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वेक्टर इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म, लेमडा आई होगा सिर्फ कि नहीं? बाकी सब तो देखो क्या है तुम्हारा, बाकी सब क्या होगा? देखो ये 0 हो जाएगा, जे वाला के वाला भी 0 हो जाएगा। ये लाइन अगर हम देखें एपी, अगर हम वेक्टर एपी निकालना चाहें तो वेक्टर एपी कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल वाले को हम क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। फाइनल में से इनिशियल वाले को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा फाइनल या टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल है। लेमडा माइनस 0 यानी लेमडा आई हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 जे हो जाएगा, ये हो गया माइनस जे, और 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 के। ये हो गया एपी की वेक्टर फॉर्म। एक्स एक्सिस की वेक्टर फॉर्म क्या हो गई? यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वेक्टर फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस लेमडा आई। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइन लेमडा आई और ये जो एपी ये वाली लाइन, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 बना रहे हैं। अगर ये दोनों 90 बना रहे हैं तो इनके बीच में एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। बस सॉल्व कर दो। ये हो गया लेमडा आई माइनस जे माइनस 2k। इसको इंटू कराना है लेमडा आई से। देखो लेमडा और लेमडा इंटू करेगा ना, तो लेमडा स्क्वायर आई इंटू आई तो 1 हो जाएगा, आई इंटू जे 0, ये भी 0 हो जाएगा। लेमडा स्क्वायर बराबर 0, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? 0। लेमडा 0 आ गया तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,0,0। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने सिंपली क्या किया, एक्स एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में लिखा, फिर इस एपी को वेक्टर फॉर्म में बनाया। चूंकि ये परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पर कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो मैंने 90 के लिए क्या किया कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दिया, सॉल्व करके लेमडा निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाई all the constants of a linear programming problem is called। ये सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा एलपीपी अच्छे से एनसीईआरटी खोलकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फिजिबल रीजन क्या होता है, ऑप्टिमल रीजन क्या होता है, बाउंडेड रीजन क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाता है, लास्ट वाले सेट में भी था। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ फिजिबल रीजन। अगर तुम लोगों ने किया होगा तो, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
10 जो है यानी एलपीपी का क्वेश्चन है, अगर एलपीपी को कवर किया है, एनसीईआरटी को ही कवर किया है, तो आंसर आसानी से इसका दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, लेट E be an event of sample space S of an experiment, then P S/E, ठीक है, कितना होना चाहिए आप समझो, इसका फॉर्मूला आप लगाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते हो ना, क्या फॉर्मूला होगा भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं ऊपर और अपॉन में जो नीचे होता है इसी की प्रोबेबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है, समझ गए कि नहीं। अच्छा, सैंपल स्पेस के साथ किसी भी सेट का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट वापस मिल जाएगा। सैंपल स्पेस में क्या होता है कि उस इवेंट के जितने भी मतलब उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट होते हैं वो सब के सब सैंपल स्पेस में होते हैं, वो यानी एक तरह से उनका यूनिवर्सल बन जाता है सेट, सारे के सारे इवेंट उस सैंपल स्पेस में मौजूद होंगे और उसमें किसी भी इवेंट का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे तो वही इवेंट तुम्हें वापस मिल जाएगा, यानी ये कुछ और नहीं है, पीई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पीई होगा अपॉन पीई होगा, दोनों कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा और ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। हाँ, अब देखो, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी 3x3 की मैट्रिक्स है ये, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 3j, ये दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, A11 रख के चेक कर लो, 1 अगर यहां पर रखेंगे तो i की जगह 1, j की जगह 1, 1 माइनस 3 होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा जो कि 0 से छोटा होता है, तो ऑप्शन ए फॉल्स नहीं है, ऑप्शन ए ट्रू है, ए ऑप्शन तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद इसमें से ये चेक करके देख लो, A31 अगर मैं i की जगह 3 रख दूंगा, माइनस 3 इंटू 1 कर दूंगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, बराबर आ रहा है, यानी डी भी फॉल्स नहीं है, ट्रू है। दो मैंने एलिमिनेट कर दिए, एक बचा है, चेक कर लो, A31 A13 अभी मैंने निकाला था कितना, -2, और A31 कितना निकाला है अभी 0, तो -2 0 से छोटा होता है, बड़ा तो होता नहीं है, यहां पे कह रहा है ये बड़ा होता है, तो C भी एलिमिनेट हो गया, एक बचा B, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहो तो सॉल्व कर लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 डाल के चेक भी कर सकते हो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लेते हैं भाई इसको y मान लेते हैं, tan इनवर्स x स्क्वायर को क्या मान लेते हैं y, dy बाई dx यानी डेरिवेटिव करना है, कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे ऑलरेडी क्या रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। और चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर को रीडेरिवेट करो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी 1 प्लस एक्स की पावर 4। देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर की मैक्सिमम पावर को सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑर्डर की, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, और उस ऑर्डर की ही जो पावर होती है उसी को डिग्री बोल दिया जाता है। यहां पर ऑर्डर तो देखने में लग रहा है भाई साफ साफ कि 2 बार डेरिवेट हुआ है, और ऑर्डर किसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेशन हुआ हो, तो ये 2 बार डेरिवेशन हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री की बात कर रहा है, तो डिग्री में मैंने बताया था कि कभी भी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ये साइन के साथ, लॉग के साथ तुमको नहीं दिखना चाहिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशियल फंक्शन नहीं घुसा होना चाहिए, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये y डैश साइन के साथ लगा हुआ है, यहां पर ध्यान से देखो, तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स i प्लस के एंड i माइनस के। जब देखो 2 वेक्टर गिवन है, तुमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर तुमको 2 वेक्टर दिए जाए, मान लिया एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर तुम्हें निकालना हो, तो तुमको चाहिए होगा a क्रॉस b
और अपॉन में चाहिए होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा, ये इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सेम काम यहां पे करना है। अगर मैं इन दोनों को, इसको ए मान लूं इसको बी मान लूं, तो पहले मुझे इनका क्रॉस कराना पड़ेगा। तो भाई क्रॉस कराने के लिए कैसे करेंगे, आई जे के, कैप यहां पे लिख दिया। आई का साथी 1 है, के का 1 है, यहां पर 0 हो गया। आई का 1 है, के का -1 है, यहां पर 0 हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आई को उठाया मैंने, आई के साथ देखो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आई वाला तो खत्म हो जाएगा। ठीक, जे वाले को देखो, जे वाले में करोगे तो -1 इंटू 1, तो जे के साथ यहां पर देखो माइनस जे, चूंकि दूसरा टर्म है इस रो का, तो -j, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1, फिर माइनस लगाओगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जे के साथ हो गया। के के साथ अगर देखो तो 1 0 जा 0, -0, 0 आएगा के के साथ, तो उसको भी खत्म कर देगा। -j, -1 कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2j। ये आ गई तुम्हारा क्या, a क्रॉस b समझ लो आ गया। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो 2j, और इसका मैग्नीट्यूड क्या करना है, रूट j का जो साथी है उसी का स्क्वायर कर दो, क्योंकि और कोई तो है नहीं, ना तो i है ना तो k है। तो 2j अपॉन ये 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो वेक्टर j तुम्हारा आंसर होगा। और ये कौन सा है, ये है तुम्हारा ऑप्शन बी। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 16। द डायरेक्शन ratios of vector parallel to line x minus 1 upon 2 is equal to negative y is equal to 2x plus 1 by 6। इसके डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं। ये जो फॉर्म दे रखी है ये कार्टेशियन फॉर्म है इक्वेशन की। कौन सी दो फॉर्म होती है, कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का इस तरीके से लिखी होनी चाहिए, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन सी। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है ये, कार्टेशियन फॉर्म। और ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ए बी और सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है तुमको सबसे पहले इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है। ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में अरेंज है, तो 2 तुम्हें नीचे मिल गया, तो 2 तो होना ही होना है, तो 2 तो भाई तुमको सब में दिखाई दे रहा है, 2 तुमको सब में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। ये निगेटिव y है और मुझे y माइनस 1 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, y माइनस 1। तो इस ये तो ठीक है, अच्छी बात है। -1 को हम लिखेंगे y अपॉन -1। ठीक है ये -y ही, लेकिन हमको y माइनस y1 की फॉर्म चाहिए थी, 0 अपनी मर्जी से लगा दिया। ये देखो y माइनस y1 अपॉन b, सेट हो गई ये फॉर्म। उसके बाद देखो z माइनस z1 चाहिए, z मुझे अकेला चाहिए, z के साथ 2 लगा हुआ है, 2 को ले आओ नीचे, या 2 को ऊपर से लो कॉमन, फिर नीचे लेकर आओ। 2 को अगर ऊपर से मैं कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने z को वहां से z से 2 को निकाला बाहर, जिससे z अकेला हो जाए। 2 ने इसको कट कर दिया, ये हो गया 3, x माइनस y/2, y माइनस 0/-1, और z प्लस 1/2 है तो इसको माइनस -1/2 लिख दो अपॉन 3। इससे कंपेयर करा दो, देखो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अब इसके नीचे जो लिखे हुए हैं यही डायरेक्शन रेशियोज हैं, 2 1 2 -1 और 3। कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये वाला लगा लोगी, चलो ये ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शन ऑफ एक्स कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन, ये दे रखा है। एफ एक्स का स्क्वायर ये एफ के एक्स के बराबर दे रखा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कॉज एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1, इसको मुझे इंटू करना है। कॉज एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1, तो इनको तुम इंटू कर दो। इंटू करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, कॉज कॉज से इंटू करेगा कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यही तो करना है। माइनस साइन इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 0 करेगा खत्म हो जाएगा। अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, कॉज इंटू माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉज एक्स। उसके बाद माइनस साइन इंटू कॉज, तो फिर से माइनस साइन एक्स कॉज एक्स।
उसके बाद 0 इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा 0, खत्म। उसके बाद लास्ट में इसको देखो cos x इंटू 0 sin x इंटू 0 खत्म, 0 इंटू 1 खत्म, यानी सिर्फ 0 आएगा। पहली रो का काम खत्म। अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, सेम काम रिपीट करना है। साइन इंटू कॉज, ये कितना हो गया साइन एक्स कॉज एक्स। उसके बाद कॉज इंटू साइन, फिर से वही आ गया साइन एक्स कॉज एक्स। और उसके बाद 0 से हो जाएगा 0 इंटू 0 खत्म। अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम फिर से करेंगे, साइन इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉज इंटू कॉज प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। उसके बाद 0 इंटू करेगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसको दूसरी रो को थर्ड कॉलम से साइन इंटू 0 0, कॉज इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, ये हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट वाली पे, लास्ट वाली रो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 0 खत्म, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर यहां पर करेंगे इसको दूसरी वाली से 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 0, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जब करोगे तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट। ये बराबर है किसके, इन्होंने बोला है ये बराबर है f ऑफ के एक्स, यानी जहां जहां x दिख रहा है ना वहां वहां तुम के एक्स डाल दो, वहां वहां क्या डाल दो के एक्स। अच्छा थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद करते हैं। कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, कॉज 2x का फॉर्मूला है ये। यहां ध्यान से देखो, माइनस साइन एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर कर दे रहा हूं, माइनस साइन एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स बनेगा कि नहीं। इसको ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है, तो माइनस साइन 2x बन जाएगा। ये 0 ये 0 ये 1 यही बना रहेगा। कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यहां पर भी है, कॉज 2x होगा। ये देखो साइन एक्स कॉज एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, जोड़ो तो 2 साइन एक्स कॉज एक्स, किसका फॉर्मूला है साइन 2x का, बाकी सब 0। ये आंसर आ गया। इसको कंपेयर कराना है किससे, इसको कंपेयर कराना है f ऑफ के एक्स है, क्योंकि इसके बराबर है, तो जहां जहां x है वहां क्या डालना है k, कॉज के एक्स माइनस साइन के एक्स। अब छोड़ो, सब जगह k डालने की जरूरत नहीं है, पहले वाले को ही कंपेयर कर लो। यहां कॉज 2x है, यहां कॉज के एक्स है, यहां कॉज 2x है, यहां कॉज के एक्स है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि k की वैल्यू कितनी है 2 है। ये काम करना था। क्वेश्चन अच्छा था, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। इफ अ लाइन makes an angle 30 with the positive direction of x axis, 120 with the positive direction of y axis, then the angle which it makes with the positive direction of z axis। कोई भी लाइन जो x y और z एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसके कॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। यानी अगर x एक्सिस के साथ कोई अल्फा का एंगल बना रही है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर x एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा का एंगल, z एक्सिस के साथ, और पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, ये तीनों एंगल अगर बन रहे हैं तो ये होता है डायरेक्शन कोसाइन, कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा। और प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके स्क्वायर का जो सम होता है ना वो 1 के बराबर होता है, ये पढ़ा होगा। अगर एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो इनके स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है, जहां पर एल क्या है कॉज अल्फा, एम क्या है कॉज बीटा, एन क्या है कॉज गामा, और अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा वो एंगल है जो एक उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया है, बीटा वो एंगल है जो उस लाइन ने वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया है, और गामा क्या है जो जेड एक्सिस के साथ उस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, कॉज स्क्वायर अल्फा मतलब कितना एंगल बनाया है 30 डिग्री का, कॉज स्क्वायर बीटा कितना बनाया है 120 डिग्री का, कॉज स्क्वायर गामा बराबर कितना है 1। सॉल्व करो। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू बताओ, भूल गई ना, गुड, √3/2 होती है स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 122, कोई बात नहीं तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन है इंटर का ना इसलिए। कॉस 120 बराबर होता है किसके, माइनस साइन 30 के, किसके बराबर होता है, देखो ये हो गया कॉस 120, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 + 30, जब भी 90 में प्लस माइनस होगा ये बदल जाएगा साइन में,
90 प्लस 30 दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू -1/2, तो ये हो गया -1/2 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। 3 1 4/4, 4/4 बोले तो 1, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, 1 1 कट गया, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 0 आ गया। और कॉस कितने एंगल पर 0 होता है? तो 90 डिग्री पर 0 होता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री, क्योंकि 0 कहां पे मिलेगा तुमको? 0 तुमको मिलेगा कॉस 90 डिग्री पर ही। आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो इसलिए गामा बराबर, गामा की जगह आर लिख दिया, गामा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। जैसे जैसे और प्रैक्टिस होती जाएगी क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान होते जाएंगे। पीछे कर दूं कोई बात नहीं, अभी जब मैं करा लूंगा तब। ठीक है, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में तुमको पता है कि जब असर्शन और रीजन दोनों सही निकल जाएं और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो ऑप्शन ए को मार्क करते हैं। अगर असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी को मार्क करते हैं। अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो सी को, अगर असर्शन गलत है रीजन सही है तो डी को। ये याद रखना है तुमको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, यानी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर, तो बी एडजॉइंट बी ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बताना है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स पी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो रीजन तो बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल एडजॉइंट नहीं, वहां पे ट्रांसपोज बोल रहा था मैंने, गलती से वो बोला है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स पी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ पी का ट्रांसपोज माइनस पी के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में सही है, ऐसा ही होता है। अब फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स तुम्हें वापस मिल जाए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ये बात तो तुमको गिवन है। अब देखो बी डैश ए बी है, क्या है? बी डैश ए बी, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे हैं कि होगी। चलो भाई देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। सबसे पहले इसका क्या करना है? ट्रांसपोज मुझे निकालना है। ये तुमको गिवन है, ये तुमको गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। इस पूरे को तुम एक मान लो तुम्हारी आसानी के लिए, इस पूरी एक बी को तुम एक मैट्रिक्स पी मान लो। ठीक, अच्छा, अगर ए बी का मुझे ट्रांसपोज करना है तो ये बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पी ट्रांसपोज हो जाएगा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो पी का ट्रांसपोज हो गया, बी ट्रांसपोज पहले से था उसके ऊपर फिर से लग गया। ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो पी ट्रांसपोज बी आ गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? और पी बराबर क्या था? पी मैंने माना था किसको? ए बी को, तो ए बी पे मैंने लगाया ट्रांसपोज और यहां पे क्या किया? बी किया। ए बी का ट्रांसपोज अभी यहां पे बताया है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये माइनस कहां से मैंने लगा दिया, एक मिनट रुकना। ठीक है, गलती से मैंने, हाँ, ए बी ट्रांसपोज बी हो गया, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब ये सिमेट्रिक कब होता? जब निगेटिव हो जाता, तब वो सॉरी सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक तब होता जब ये निगेटिव हो जाता। कहीं से स्क्यू सिमेट्रिक तो है नहीं, तो ये असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। असर्शन के गलत होते ही ऑप्शन सी सही हो गया, और जब असर्शन गलत होता है, सॉरी असर्शन गलत होते ही डी ऑप्शन होगा। और जैसे असर्शन गलत हुआ रीजन को चेक किया नहीं जाता है, रीजन अपने आप सही हो ही जाता है। ठीक है, फिलहाल एक और बात बता देता हूं, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये भी सिमेट्रिक आएगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये याद रखना है तुमको। समझ में आ गई बात कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं। ये सीधा सीधा रूल बेस्ड है। फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट होगा वो बी, यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों वेक्टर का, वो कम्यूटेटिव यानी उल्टा करने पर सेम आता है, ये कह रहा है। और नॉन टू जीरो वेक्टर्स इसमें कह रहा है कि सेम नहीं आता है। तो ये याद रखना, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? कम्यूटेटिव। ए सही है लेकिन रीजन गलत है।
जब ए सही रीजन गलत निकले, यानी असर्शन सही रीजन गलत, तो ऑप्शन सी को हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर बदल दो, इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर नहीं अदला बदली करा जा सकता है, ये याद रखना है तुमको। ठीक है, तो ए डॉट बी यानी इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हो, और ये सीधे सीधे प्रॉपर्टी में लिखा मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है ये, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, और ये कम्यूटेटिव होता है यार। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। अब ये ना पूछना कि कम्यूटेटिव क्या होता है, तुमको पता है कम्यूटेटिव क्या होता है? गुड। कम्यूटेटिव बोलते हैं जैसे 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, अगर आंसर सेम आ गया इसको कम्यूटेटिव बोला जाता है। इसी तरह से 3 और 4 का प्लस करो या 4 प्लस 3 को प्लस करो, आंसर सेम आएगा, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। यानी ऑर्डर बदलने पर आंसर नहीं चेंज हो रहा होता है, तो जब ऑर्डर बदलने पर आंसर नहीं चेंज हो तो उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो यहां पर ये कम्यूटेटिव होता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लियर है? तो आज के ये 20 क्वेश्चंस हो गए, 2 सेशन तुम लोगों के कंप्लीट हो गए, 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, और टारगेट हमारा कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन होगा। तो 2 लेक्चर अच्छे से करो, एक मोटा रजिस्टर बनाओ, उस पर रोज हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको नोट डाउन करो, एग्जाम से पहले रिवाइज करके चले जाना। और पर डे बेसिस पर जब आप 20 डिफरेंट क्वेश्चंस करते रहोगे तो रोज तुम्हारा ये रिवीजन अपने आप होता रहेगा, हर एक टॉपिक को आप टच करते रहोगे, तो एग्जाम में आप देखोगे कि बहुत हेल्प मिलेगी। उससे पहले आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत एंड में नहीं पड़ेगी, अगर आप कंसिस्टेंटली पर डे बेसिस पे ये पढ़ाई करते रहोगे तो। अदरवाइज फिर लास्ट मोमेंट पे रिवीजन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।